ज्योग्राफी का है 2020 का जो मेंस का सेट है उसका है। इससे पहले हम लोग 2020 का हिस्ट्री का कर चुके हैं, पॉलिटी कर चुके हैं और साइंस का कर चुके हैं। ये आपका है ज्योग्राफी का। चलिए इसका पहला सवाल हम लोग देखते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा मेघालय। आंसर हो जाएगा मेघालय। आपको पता है कि गारो खासी जयंतिया ये तीनों पहाड़ियाँ मेघालय में हैं और तीनों पहाड़ियों का नाम, क्योंकि यहाँ पर खासी नामक जनजाति रहती हैं, यहाँ पर जयंतिया नामक जनजाति है और इस पहाड़ पर गारो नामक जनजाति। तो तीनों पहाड़ों का नाम यहाँ की जनजातियों के नाम पे पड़ा है, इसीलिए करके याद रखिएगा। चाहे तो जनजाति के बारे में पूछे फिर भी आपको बोलना है कि गारो खासी और जयंतिया ये मेघालय की जनजातियाँ हैं, और अगर पहाड़ियों के बारे में पूछे तो इसके बारे में भी बोलना है कि ये पहाड़ियाँ तीनों जो है कहाँ है? मेघालय में। तो आप देखिए ये मेंस का सवाल है, दरोगा के मेंस का सवाल है और ये 2020 का है, जिस समय सीट कितनी थी? ना हाँ 24, सही बात है, 2400, सही बात है 2400। तो लगभग उस समय जो रिजल्ट आया था 50,000 बच्चों का रिजल्ट था मेंस में बैठा था 50,000 बच्चा, और पूरे बिहार में 50,000 बच्चों के बीच फाइट, मतलब एक कड़ा फाइट होता है। और उस कड़ा फाइट में आप देखिए कि सवाल किस प्रकार से पूछा गया और यहाँ से बच्चों ने रिजल्ट दिया। तो याद रखिएगा कि गारो खासी और जयंतिया ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मेघालय में। चलिए कभी भी याद रखिए किसी भी एग्ज़ाम में सवाल जो 10% होता है, 15%, वो ज़्यादा टफ होता है और वो आपको डाइवर्ट करेगा। अगर वो 10-15 सवाल आगे में मिल गया ना तो आपको ये लगेगा कि लगता है पूरा सवाल अब हमसे नहीं बनेगा, और फिर आप क्या करते हैं कि आते हुए सवाल को 15% के चलते 75% को और 85% को हम क्या कर देते हैं? गलत करके चलाते हैं, फ्रस्ट्रेशन के चलते। इसीलिए करके खुद पर कंट्रोल करना है कि 15% सवाल 85% पर हावी ना हो। समझ रहे? यही चीज़ आप देख रहे हैं कमोबेश। अगर पूरे सवाल को छांटेंगे, अगर 100 सवाल को बारीकी से छांटेंगे तो आपके पास 75-80 सवाल होता है कि जो आप आराम से कर सकते हैं। बस यही है कि पढ़े हुए सवाल अगर रंगने में गलती कर दिए या कन्फ्यूज़न में गलती कर दिए तो उसी समय समझ लीजिए कि हम एग्ज़ाम से बाहर हैं, सीधी बात। चलिए अब इसका थोड़ा सा हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, क्योंकि गारो खासी जयंतिया पहाड़ी के बारे में पूछा। और मैक्सिमम आप देखिए कि पूर्वोत्तर की जो पहाड़ी होती है, पूर्वोत्तर राज्यों की जो पहाड़ी होती है, चाहे वो मेघालय का हो, चाहे वो सिक्किम का हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का हो, चाहे वो असम का हो, मिजोरम का हो, त्रिपुरा का हो, नागालैंड का हो, जो पूर्वोत्तर राज्य है उन राज्यों से पहाड़ियों के बारे में केवल पूछा जाता है कि ये पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित है। इस तरह का सवाल पूछा जाता है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलिए साहब, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। आपको ये देखना है कि कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। तो सबसे पहला नंबर हम लोग सिक्किम से शुरू करेंगे, ठीक है। सिक्किम में देखिए 2 पहाड़ियों को हम लोग को ध्यान में रखना। सबसे पहली जो पहाड़ियाँ, लाचुंग की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? लाचुंग की पहाड़ी। ये कहाँ अवस्थित है? सिक्किम में अवस्थित है। लाचुंग की पहाड़ी कहाँ है? सिक्किम में अवस्थित है। और इसके साथ साथ आप देखिए दार्जिलिंग की जो पहाड़ी है ये आपको सिक्किम और पश्चिम बंगाल दोनों में अवस्थित है। ये आपका वेस्ट बंगाल है, ये आपका वेस्ट बंगाल है। तो आप देखिए कि सिक्किम और क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल के सीमा पर यह अवस्थित दार्जिलिंग श्रेणी है। अगर पूछा जाएगा कि दार्जिलिंग घाटी कहाँ अवस्थित है तो याद रखिएगा दार्जिलिंग घाटी जो है ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ है ये? दार्जिलिंग घाटी पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, ठीक है साहब। तो याद रखना है कौन कौन सी सिक्किम में याद रखना है? लाचुंग की पहाड़ी और दार्जिलिंग पर्वत श्रेणी जो आपको सिक्किम और पश्चिम बंगाल दोनों में अवस्थित है। चलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलिए उसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग याद करेंगे। पहले इस सीमा को याद कर, चलिए असम में वाला याद कर लेते हैं। तो असम में देखिए, असम में जो है वो कौन सा? मिकिर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? मिकिर की पहाड़ी। और याद रखना कछाड़ की पहाड़ी। तो असम में 2 याद रखना है हमको, मिकिर की पहाड़ी और कछाड़ की पहाड़ी। तो सिक्किम में हम लोग 2 याद रखें, लाचुंग की पहाड़ी और दार्जिलिंग की पहाड़ी। उसी तरह से हम लोग असम में 2 याद रखेंगे,
तो एक याद रखेंगे हम लोग मिकिर की पहाड़ी, और दूसरा याद रखेंगे हम लोग कछाड़ की पहाड़ी। ठीक है, चलिए। तो मिकिर नामक जनजाति भी यहाँ रहती है। याद रखिए जितनी भी यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं उस पहाड़ियों का नाम जो है ना वहाँ रहने वाले जनजातियों के नाम पे ही रखा गया है। ठीक है, तो इसीलिए करके याद रखिएगा कि जो भी पहाड़ियाँ जहाँ हैं, यहाँ से दो सवाल आपको याद हो रहा है, एक तो पहाड़ियों का नाम और एक जनजातियों का नाम कि ये जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं। चलिए, उसके बाद चलाइए अरुणाचल प्रदेश में। तो आप देखिए एक जो पहाड़ी है इस प्रकार से जो असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों की सीमा पर अवस्थित है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम भाग है वो अरुणाचल प्रदेश में है। इसका मैक्सिमम भाग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और इस पहाड़ी का नाम है आका की पहाड़ी। क्या है? आका की पहाड़ी। आका की पहाड़ी के बाद चल जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश में खास करके डफला की पहाड़ी। तो याद रखना आका की पहाड़ी, डफला की पहाड़ी, फिर देखिए मीरी की पहाड़ी, फिर देखिए अबोर की पहाड़ी, फिर देखिए मिसमी श्रेणी, और फिर देखिए आपका नामचा बरपा। तो क्रम से याद रखना है आका की पहाड़ी, डफला की पहाड़ी, मीरी की पहाड़ी, अबोर की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी और नामचा बरपा। ठीक है, इतना याद रखना है हमको। किसे? अरुणाचल प्रदेश से। कौन कौन बोले? आका की पहाड़ी, डफला की पहाड़ी, उसके बाद मीरी की पहाड़ी, उसके बाद अबोर की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी और नामचा बरपा की पहाड़ी। क्लियर है साहब? इतना बातें हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिए मिसमी की जो पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी, मिसमी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कडाफा बुम की चोटी। क्या है वह? कडाफा बुम की चोटी। मिसमी की जो चोटी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है मिसमी की, वह है कडाफा बुम की चोटी। और नामचा बर्फा याद रखिएगा जो हिमालय का जो पूर्वी भाग है उसकी सबसे पूर्वी श्रेणी है। भारत की सबसे पूर्वी श्रेणी अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? नामचा बर्फा। और ये नामचा बर्फा अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा पर अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा पर अवस्थित है। कोई डाउट इसमें? नहीं ना, क्योंकि पहाड़ पूर्वोत्तर की पहाड़ियों से संबंधित है। तो मेरा प्रयास है कि पूर्वोत्तर में जो भी पहाड़ियाँ हैं उन सारी पहाड़ियों को हम लोग क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। चाहे 2 ही सवाल हो, 3 ही सवाल हो, ये अलग बातें हैं। एक सवाल पूछा गया तो हम लोग पूरे पूर्वोत्तर भारत की जो भी पहाड़ियाँ हैं उन सारे पहाड़ियों को हम लोग कवर कर देंगे। चलिए, तो आपका हो गया कौन सा? देखिए सिक्किम हो गया। देखिए एक बार रिकॉल करते चलिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पहला बताइए तो अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी ये सिक्किम में पहले बताइए। सिक्किम, लाचुंग और दार्जिलिंग। चलिए उसके बाद चलिए असम में मिकिर की पहाड़ी और कछाड़ की पहाड़ी, मिकिर की पहाड़ी और कछाड़ की पहाड़ी। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आएंगे तो आका की पहाड़ी, डफला की पहाड़ी, मीरी की पहाड़ी, अबोर की पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी और नामचा बर्फा। ठीक है साहब? चलिए उसके बाद देखिए इसकी जो मिसमी की सबसे ऊंची चोटी है कौन है? कडाफा बुम की चोटी है। चलिए उसके बाद चलाइए आप देखिए ये कौन सा होगा? नागालैंड। ये क्या है आपका? ये है आपका नागालैंड। इस प्रकार से नागालैंड में अगर आएंगे तो सबसे पहले याद रखना नागा की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? नागा की पहाड़ी। और नागा की पहाड़ी की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है सारामती चोटी। कौन है ये? सारामती चोटी। ठीक है साहब? उसके बाद देखिए एक पहाड़ी नागालैंड और क्या कहते हैं ये असम, नागालैंड और असम दोनों की सीमा पर अवस्थित है। और उस पहाड़ी का नाम है रेंगमा पहाड़ी। क्या नाम है? रेंगमा पहाड़ी। ये असम और नागालैंड दोनों के सीमा पर अवस्थित है रेंगमा की पहाड़ी। ठीक है साहब? याद रखना है रेंगमा की पहाड़ी। फिर देखिए एक है बैरल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? बैरल की पहाड़ी। बैरल की पहाड़ी अगर आप देखिएगा तो ये नागालैंड, असम और यहाँ पर देखिए मणिपुर तीनों की सीमा पर अवस्थित है। कौन सी पहाड़ी? बैरल की पहाड़ी। असम, नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना? चलिए उसके बाद चलाइए मणिपुर में। तो मणिपुर में आप देखिएगा कि एक पहाड़ी है जो मणिपुर के पूर्वी हिस्सों में है। ये जो है आपका पूर्वी मणिपुर की पहाड़ी। ठीक है? कौन सा है? पूर्वी मणिपुर की पहाड़ी। और मणिपुर के सबसे पश्चिम में एक पर्वत अवस्थित है, श्रेणी अवस्थित है। इसका नाम है लैभा टोल की पहाड़ी। क्या नाम अवस्थित है? लैभा टोल की पहाड़ी। ठीक है साहब? कौन सा पहाड़ी? लैभा टोल की पहाड़ी। और दोनों पहाड़ियों के बीच में एक झील अवस्थित है। उस झील का क्या नाम है? लोकटक झील।
आपको पता है कि झील का क्या नाम है, लोकटक झील, और ये मीठे पानी का झील है, याद रखिएगा। और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील पूछा जाए तो लोकटक झील है, पूर्वोत्तर भारत की, याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा पूरे भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील तो क्या बोलेंगे, बुलर झील बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बुलर झील बोलेंगे। चलिए अब देखिएगा साहब, इस लोकटक झील में, इस लोकटक झील में एक नेशनल पार्क है जिसको चिड़ियाघर बोलते हैं, ठीक है। नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और ये पूरे भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। इस बात को याद रखिएगा, और इसके बारे में कई बातें और भी बताएं पिछले सेट्स में। तो दोनों पहाड़ियों के बीच में ये अवस्थित है, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो याद रखना है कि पूर्वी मणिपुर की पहाड़ी और लैभा टोल की पहाड़ी, दोनों के बीच में अवस्थित एक झील लोकटक झील, और उसमें अवस्थित एक नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है साहब। चलिए अब चलाइए आप मिजोरम में। मिजोरम में याद रखिएगा मिजो की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, मिजो की पहाड़ी, और इसी को बोलते हैं लुसाई की पहाड़ी, इसी को क्या बोलते हैं, लुसाई की पहाड़ी, ठीक है साहब। मिजो की पहाड़ी या इसी को बोलते हैं लुसाई की पहाड़ी, और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है ब्लू माउंटेन चोटी। क्या है ये, ब्लू माउंटेन चोटी। चलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए साहब अब चलाते हैं हम थोड़ा सा त्रिपुरा में। त्रिपुरा में चलाते हैं साहब। देखिए त्रिपुरा में जो है याद रखिएगा जम्पुई की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है, जम्पुई की पहाड़ी। यहाँ पर 6 पहाड़ियाँ याद रखना है जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, जम्पुई की पहाड़ी। ऐसे यहाँ पर जो भी पहाड़ियाँ हैं, ऐसे त्रिपुरा की पहाड़ी ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी पहाड़ियाँ भी ध्यान में रखना है। जम्पुई की पहाड़ी है, उसके बाद क्या है, सखान की पहाड़ी, सखान की पहाड़ी, सखान है, सखान, हाँ सखान की पहाड़ी। उसके बाद है लोंगथराई की पहाड़ी, लोंगथराई की पहाड़ी। उसके बाद है बोरोमुड़ा की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, बोरोमुड़ा। तो चलिए तीन बोल करके इसको रिकॉल करिए, तो जम्पुई की पहाड़ी, सखान की पहाड़ी, लोंगथराई की पहाड़ी। चलिए उसके बाद 3 को एक साथ याद रखिए, 3 को एक साथ। 3 में कौन था, जम्पुई की पहाड़ी, सखान की पहाड़ी, लोंगथराई की पहाड़ी। अब 3 को एक साथ रखिए, बोरोमुड़ा, अथारामुड़ा और त्रिपुरा, ठीक है। तीनों रा को एक साथ रखना है, ठीक है। बोरोमुड़ा, अथारामुड़ा और त्रिपुरा, ये तीनों को एक साथ याद रखना है, ठीक है साहब। चलिए तो याद रखना है जम्पुई, सखान और लोंगथराई, उसके बाद बोरोमुड़ा, अथारामुड़ा और त्रिपुरा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं ना। बस ये याद रखना कि कौन सी पहाड़ी कहाँ है। उसके बाद अंत में आप देख लीजिए कि जो पूछा गया था आपका गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, आप देख लीजिए गारो, खासी और जयंतिया तीनों क्रम से ये कहाँ है, मेघालय में। ऐसे राज्य का नाम तो आप लोग सब जानते हो, लोकेट तो आपको पता होगा क्योंकि हम राज्य का नाम लिखे नहीं है, तो आपको सबको लोकेशन पता होना चाहिए। ये क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका असम हो गया, ये आपका नागालैंड, लोकेशन सबको पता होना चाहिए। ये आपका मणिपुर हो गया, ये आपका मिजोरम हो गया, ये आपका त्रिपुरा हो गया, और ये आपका मेघालय हो गया, ये आपका सिक्किम, और ये आपका वेस्ट बंगाल। चलिए साहब कोई डाउट इसमें नहीं ना। चलिए इतनी पूर्वोत्तर की पहाड़ियों को हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, देखिए कितना बउआ वाला सवाल पूछा है, 10 भी आने दीजिए, ऑप्शन 10 आएगा तब ना। चलिए क्या होगा आंसर, आंसर क्या आ जाएगा बताइए। सब बउआ वाला सवाल है कि नहीं है, हाँ ये मेंस का सवाल है, और बहुत पुराना तो हुआ नहीं है, बहुत पुराना तो नहीं हुआ ना, उसके बाद एक एग्ज़ाम हो पाया था। तो देखिए हम बार बार बोलते हैं सवाल जो होता है ना वो स्टूडेंट फ्रेंडली होता है, बस नर्वस नहीं होना चाहिए। आपके रिजल्ट के लायक सवाल बेहतर होता है जो आप बना सकते हैं, लेकिन उसको गलती करके आते हैं तब आप बाहर होते हैं। अब 9 के बदला 10 जो मार के आएगा बताइए, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में है, उसके बदला कोई त्रिपुरा मार दे तो बताइए कि ये तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो रस बढ़िया अगर खेत में भूसा ढोएगा वही बढ़िया रहेगा। चलिए चलिए साहब
इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, हम लोगों को बोला गया था कि कितनी जो है सो भारत के राज्य है जो समुद्र तटीय सीमाएं बनाती हैं, ये पूछा गया था ना। तो चलिए हम लोग गिनती कर लेते हैं कितना राज्य है जो समुद्र तटीय। तो सबसे पहले देखिए हम लोग को क्रम से याद रखना है। देखिए गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गिन के याद रखना है। उसके बाद देखिए गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद ओडिशा, उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो आप देख रहे हैं कि जो भी सवाल अगर आया है तो फाउंडेशन बैच में सारे सवाल सब पढ़ाया गया है, ठीक है। क्या इस बैच में तो पढ़ा रहे हैं, इस बैच में तो हो ही रहा है। चलिए, तो आपको ध्यान में रखना है क्रम से गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, उसके बाद केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। 9 हो गया ना। अब देखिए ये तो केवल आपको राज्य का नाम पूछा, हो सकता है कल पूछ दे कि किस राज्य के जो तटीय सीमा है उसका क्या नाम है, समझ रहे हैं। जैसे कि आप देखिए कि गंगा का जो किनारा है उस किनारे को अलग अलग घाट के नाम से जानते हैं। जैसे कि सिमरिया गांव के पास जाइएगा तो बोलता है उसको सिमरिया घाट, बोलता है ना। इधर चलाइएगा मटिहानी तो बोलेगा मटिहानी घाट, इधर चलाइएगा तो कहेगा चाक घाट, आगे जाइएगा छितनौर घाट, आगे जाइएगा तो मुंगेर घाट। ये सब मतलब क्या कि वही तट का अलग अलग क्षेत्र में नाम क्या जाता है, अलग अलग हो जाता है। उसी तरह से समुद्र तटीय जो क्षेत्र है भारत का वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कई राज्य तो ऐसा है जहाँ पर एक ही राज्य में 2 नाम से भी जाना जाता है। और आज समझ बात है। तो उस तट को भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। उस तट को क्या ध्यान में रखना है देखिएगा थोड़ा सा। देखिए देखिए ये गुजरात हो गया ना, ये क्या हुआ गुजरात, ये हुआ गुजरात। तो गुजरात का जो तटीय सीमा है, गुजरात के तटीय सीमा को 2 नाम से जानते हैं। आप देखिए 2 नाम से क्या जानते हैं, एक जानते हैं जो यहाँ का जो क्षेत्र है, जो कच्छ का क्षेत्र होता है वो कहलाता है क्या, सौराष्ट्र तट। क्या कहलाता है, सौराष्ट्र तट, ठीक है। इससे आगे जब बढ़ेंगे तो गुजरात का वो क्षेत्र जो इस तरह से ये कौन सी खाड़ी है, खंभात की खाड़ी। यहाँ पर कौन सी खाड़ी है, यहाँ पर है खंभात की खाड़ी। और यहाँ पर कौन सी खाड़ी, ये है खंभात की खाड़ी, याद रखिएगा। यहाँ जो टर्न लेता है ना इस तरह से, तो इसमें जो पानी अंदर घुसा हुआ उस पानी वाले क्षेत्रों को क्या बोलते हैं, खंभात की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसको, खंभात की खाड़ी। और यहाँ जो पानी वाला क्षेत्र है इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। क्या बोलते हैं उसको, कच्छ की खाड़ी बोलते हैं। क्लियर। अब देखिएगा साहब, तो इसको बोलते हैं हम लोग सौराष्ट्र तट। क्या बोलते हैं, सौराष्ट्र तट। और ये खंभात की खाड़ी के पास जिस तरह से टर्न लेता है तो वहाँ क्योंकि काठियावाड़ जिला अवस्थित है, गुजरात में कौन सा जिला अवस्थित है, काठियावाड़, इसी वजह से इस तट का नाम क्या दिया गया, काठियावाड़ तट। तो गुजरात में 2 तट याद रखना है हम लोगों को, एक याद रखना है सौराष्ट्र तट और एक याद रखना है काठियावाड़ तट। कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब चलाइए महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में आइएगा तो महाराष्ट्र में याद रखना है महाराष्ट्र और गोवा का क्षेत्र, और थोड़ा सा कर्नाटक का भी ले लीजिए क्योंकि कर्नाटक भी कोंकण क्षेत्रों में आ जाता है। लेकिन मेनली याद रखना है महाराष्ट्र और गोवा। महाराष्ट्र और गोवा मेनली रूप से कोंकण तट कहलाता है। क्या कहलाता है, कोंकण तट। महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण तट, याद रखिएगा। गुजरात में 2 तट बोले, बताइए कौन कौन सा तट, सौराष्ट्र और काठियावाड़, सौराष्ट्र और काठियावाड़। महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण तट। उसके बाद देखिए अगला है केनरा तट। केनरा तट कहाँ है, कर्नाटक में। केनरा तट कर्नाटक में। केरल का जो तट है वो क्या कहलाता है, मालाबार तट। क्या कहलाता है, मालाबार तट। कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए चलाएंगे तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु का जो तट है वो कहलाएगा कोरोमंडल तट। और याद रखिएगा आपको बताए थे कि सर्दी के दिनों में, ठंड के दिनों में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु में अवस्थित है वहाँ होती है। क्यों होती है, लौटती मानसून के कारण। लौटती मानसून जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तरी पूर्वी मानसून। क्या बोलते हैं उसको,
उत्तरी पूर्वी मानसून, याद रखिएगा इस बात को। उसके बाद चलाइए आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश के तटों को क्या बोलते हैं? गोलकुंडा तट। क्या बोलते हैं? गोलकुंडा तट। उसके बाद चलाइए ओडिशा में, ओडिशा में अगर आएंगे तो ओडिशा के क्षेत्रों को बोलते हैं उत्कल तट। क्या बोलते हैं उसको? उत्कल तट। और जब पश्चिम बंगाल में आएंगे तो इसको बोलेंगे वैगा तट। क्या बोलेंगे? वैगा तट। लेकिन उत्कल तट और वैगा तट दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग बोलते हैं क्या? उत्तरी सरकार तट। क्या बोलते हैं इसको? उत्तरी सरकार। तो हम लोग ना पश्चिमी घाट में जो आता है वो और पूर्वी घाट में जो आता है सो अगर अलग अलग करके याद कर ले तो आसान से याद हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए पश्चिमी घाट में आइए तो गुजरात में कौन कौन सा बोले थे? सौराष्ट्र तट और काठियावाड़ तट। महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण तट, महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण तट। उसके बाद कर्नाटक में केनरा तट, केरल में मालाबार तट। हो गया उधर का पश्चिमी घाट का। अब चलाइए, कई बार सवाल ये भी आएगा निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है या पश्चिमी घाट का हिस्सा है? इस तरह से भी सवाल हो सकता है साहब। तो चलिए अब तमिलनाडु में आएंगे तो तमिलनाडु में कौन सा है? कोरोमंडल। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? गोलकुंडा तट। उड़ीसा में आएंगे तो उत्कल तट और पश्चिम बंगाल में आएंगे तो वैगा तट। वैगा तट और उत्कल तट दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार। और आपको पता है कि सबसे अधिक जो तटीय सीमा जो बनाती है कौन सा? गुजरात। दूसरे स्थान पर कौन बनाती है? आंध्र प्रदेश बनाती है। और यहाँ पर क्रम से आपको दिया गया है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है साहब। सबसे कम जो बनाता है कौन बनाता है? गोवा बनाता है, ठीक है साहब। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। क्या बोले? चलिए अगला सवाल, सुंदरबन पाए जाते हैं? बउआ वाला सवाल है ना, कल ये हुआ था नहीं वाला, तो फाउंडेशन बैच में कल ही हुआ था। तो मैंग्रोव वनस्पति कौन सा आ जाएगा? मैंग्रोव वनस्पति जो सुंदरी का वृक्ष पाया जाता था। और भी वृक्ष लिखा आए थे आप लोगों को क्या? चलिए अब देख लेते हैं हम लोग वनस्पति से संबंधित क्या है। चलिए पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है साहब। पहले एक मिनट, एक मिनट रुकेगा। चलिए ठीक है। चलिए आपको बोला है मैंग्रोव वनस्पति। देखिए मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाया जाता जानते हैं? वह क्षेत्र जहाँ पर नदियों का क्या हो, नदियों के द्वारा डेल्टा बनाया गया हो, और जो दलदली क्षेत्र हो, मतलब जहाँ पर हमेशा नमी वाला क्षेत्र हो, पानी वाला क्षेत्र हो, वहाँ पर हमेशा क्या पाया जाएगा? मैंग्रोव वनस्पति पाया जाएगा। और ख़ास करके उन क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति पाए जाते हैं जहाँ नदी का मुहाना हो, मतलब जो नदियाँ जो है समुद्र के किनारे गिरने जाती है जहाँ पर, तो उस गिरने वाले स्थान पर जो अपनी गाद को जमा करती है वहाँ पर डेल्टा बनाती है, और इस डेल्टा के कारण ही वहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति जैसे वृक्ष वहाँ पे उत्पन्न होते पाए जाते हैं। अब देखिए हिमालयी जो नदियाँ हैं वो मैक्सिमम भारत के पूर्वी घाट जो है उधर उस तरफ आकर के गिरती हैं, पश्चिमी घाट की तरफ। पूर्वी घाट पर अधिकतर नदियाँ गिरती हैं। अगर जो पश्चिमी घाट की तरफ अगर अरब सागर में भी कुछ नदियाँ अगर गिरती हैं तो आप देखिए कि वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो एस्चुरी बनाती हैं, जो महत्वपूर्ण नदियां हैं। और कुछ कच्छ के रण में गायब हो जाती हैं, विलीन हो जाती है, कुछ नदियां सूख जाती है अरब सागर की तरफ जाने वाली। लेकिन जो पूर्वी घाट के तरफ आती है, पूर्वी घाट का मतलब अभी बताए हैं, समझाए ना, पूर्वी घाट बताए अभी, तो पूर्वी घाट के तरफ जो भी हिमालयी नदियाँ आएंगी वही क्या करती हैं? डेल्टा बनाती है। इसीलिए करके मैंग्रोव वनस्पति जो पाए जाते हैं भारत के अधिकतर पूर्वी घाटों पर
पाए जाते हैं। क्या याद रखेंगे कि मैंग्रोव वनस्पति अधिकतर जो है भारत के पूर्वी घाटों पे पाए जाते हैं, क्योंकि नदियों का मुहाना यहाँ अधिक है। अब देखिए नदियों का मुहाना अधिक है तो आप देखिए कि महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं, जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, वो किन किन राज्यों में जाके गिरती है। इसका मतलब है कि जिन राज्यों में वो जाके गिरेगी उसी राज्य के आसपास में वो डेल्टा बनाएगी, और उस राज्य के आसपास में जब डेल्टा बनाएगी तो मैंग्रोव वनस्पति भी कहाँ पाए जाएंगे, उन्हीं राज्य में। जैसे कि आप गंगा की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल से होकर के, अगर महानदी की बात करेंगे तो उड़ीसा से होकर के, फिर आंध्र प्रदेश से बहुत सारी नदियां हो गया, समझ रहे हैं, कृष्णा कावेरी जैसी नदियां, तो कृष्णा कावेरी जैसी नदियां हो गई, गोदावरी जैसी हो गई। तो इसका मतलब क्या, बड़ी बड़ी जो नदियां हैं जिन राज्यों में अपनी क्या कहते हैं मुहाना बनाती होंगी, मैंग्रोव वनस्पति वहाँ पे अधिक पाए जाते होंगे। कोई डाउट इसमें नहीं ना। तो मैंग्रोव वनस्पति याद रखेंगे हम लोग कि दलदली और नमी वाले क्षेत्रों में, डेल्टाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जैसे कि सुंदरवन का डेल्टा। अब देखिए मैंग्रोव वनस्पति की खासियत क्या होती है, ये समुद्र के लवणीय जल में भी जीवित होती हैं, लवणीय जल में भी जीवित होती है। अगर किसी पौधा में आप एक सप्ताह नमक मिला के पानी डाल दीजिए, क्या हो जाएगा, पौधा जल जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये सारे जो वनस्पति हैं, क्योंकि समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, तो समुद्र में क्या कहते हैं लवणीय जल होता है ना, उसमें नमक की मात्रा होती है। फिर भी ये क्या होता है कि इस पौधा की खासियत होती है कि ये लवणीय जल में भी क्या रहते हैं, जीवित रह पाते हैं। आ रहा समझ बात है। चलिए अब देखिएगा, और इसकी खासियत क्या है कि लवणीय जल में भी पानी में सड़ते गलते नहीं है, और इसकी जड़ें जो होती है एक दूसरे से फंसी हुई रहती है, तथा ये कैसे होती है, झाड़ी नुमा होती है। मतलब क्योंकि ये समुद्र के किनारे होती है तो इस तरह से फंसी होती है इसकी जड़ें एक दूसरे से। क्यों, क्योंकि समुद्र के किनारे जब ये होती हैं तो आपको पता है कि समुद्र के किनारे अगर है तो ज्वार भाटा आएगा, सुनामी आएगी। अब सुनामी ज्वार भाटा आए और वृक्ष अकेले ही रहे और उसकी जड़ें लंबी ना हो, एक दूसरे से फंसी ना हो, आपको नहीं लगता कि बह जाएगी। इसी वजह से एक दूसरे से फंसी हुई रहती है ताकि ज्वार भाटा और सुनामी से क्या कर सके, मुकाबला कर पाए। ऐसा में इसी वजह से इसकी जड़ें जो होती है झाड़ी नुमा पतली होती हैं और गहरी होती हैं और एक दूसरे से क्या होती है, फंसी हुई होती है। इसकी खासियत ये है, ठीक है। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल इसका देखिए कि मैंग्रोव वनस्पति में कौन कौन से आएंगे। कई बार आपको एग्जाम्पल में पूछ देगा कि बताइए ये वनस्पतियाँ किस वनस्पति के उदाहरण है। तो सुंदरी वृक्ष, आपको पता है यही वृक्ष सुंदर वन के डेल्टा पर अधिक पाया जाता है, जिसके कारण उस वन का नाम रखा गया सुंदर वन का डेल्टा, उस डेल्टा का नाम। कोई दिक्कत इसमें। चलिए उसके बाद देखिए बेंदी, कैजुरीना, केवरा, कंजुगाटा, राइजोफेरा और निस्प्रा फ्रूटिकंसस, ठीक है, निस्प्रा फ्रूटिकंस। चलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। ये सारे वनस्पतियां जो हैं कहाँ का है, मैंग्रोव वनस्पति के उदाहरण हैं। अब देखिए पर्वतीय वन या शंकुधारी वन, पर्वतीय या शंकुधारी वन, क्योंकि एक मैंग्रोव पूछा है तो कल हो सकता है कि आपको पर्वतीय वन भी पूछ दे, शंकुधारी वन पूछ दे। चलिए तो आप देखिए शंकुधारी वन जो होता है ना, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ पर पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं, सदाबहार भी पाए जाते हैं। ऊंचाई जो जो बढ़ते जाएगा यहाँ की वनस्पतियाँ क्या होगी, चेंज होते जाएंगी। अब देखिए ऊंचाई बढ़ने और तापमान कम होने से यहाँ के वन क्या होते हैं, असमानता पाई जाती है, यहाँ के वनों में असमानताएँ होती हैं। अब 1500 मीटर तक अगर आप जाते हैं तब वन जो पाए जाएंगे कैसे पाएंगे, पर्णपाती वन पाए जाएंगे। 1500 मीटर तक होगा तो पर्णपाती होगा, जैसे देवदार, स्प्रूस, चीर और सिल्वर फर, ठीक है। अगर आप 2800 से 4800 मीटर तक हाइट पर जाएंगे तो आपको मिलेगा कौन सा, अल्पाइन वनस्पति पाए जाएंगे, जैसे हो गया अखरोट, चिनार, ठीक है साहब। और पूर्वी हिमालय क्षेत्र में याद रखिएगा सबसे ज़्यादा औषधीय पौधा जो पाया जाता है वो पूर्वी हिमालय में पाया जाता है। तो पूर्वी हिमालय के क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर ओक, लोरेल और मैग्नोलिया जैसे चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर क्या हो, सालों भर बर्फ से ढका हुआ हो और वहाँ का तापमान शून्य से भी क्या हो, कम हो, तो वैसे क्षेत्रों को जहाँ सालों भर बर्फ से ढका हुआ हो और जहाँ तापमान शून्य से भी कम हो तो उस क्षेत्रों को बोलते हैं हम लोग टुंड्रा प्रदेश, और वहाँ के वनस्पति को बोलते हैं टुंड्रा वनस्पति। और इसका उदाहरण क्या है, तो इस वनस्पति यहाँ होता है मॉस और लाइकेन होता है, ठीक है साहब। चलिए तो दो आपको पढ़ा दिए, एक सवाल और आगे मिलेगा आपको, उसमें और पढ़ा देंगे हम लोग पर्णपाती और
सदाबहार। 2 सवाल वनस्पति से पूछा गया था, वनस्पति से 2 सवाल था। तो चलिए थोड़ा सा डायग्राम हम लोग देख लेते हैं, इसका डायग्राम में थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए आप देखिए यहाँ पर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, देख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। ठीक है साहब। अब देखिए साहब, इस प्रकार के वन वहाँ पर पाए जाएंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार जहाँ गर्मी भी अधिक हो और वर्षा भी अधिक हो, आए समझ में, वैसे क्षेत्रों में पाया जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन मतलब समझते हैं कि वैसा वन जो सब दिन हरा भरा रहे, उसकी कुछ पत्तियां हमेशा सूख के गिरती रहें और कुछ नई नई पत्तियां हमेशा आती रहें और हमेशा क्या दिखे, हरा भरा देखे, तो वो कहलाएगा आपका सदाबहार वन, एवरग्रीन, एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है। ये जो होगा कहाँ पाया जाएगा, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी वहाँ पाया जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। आप देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये रेड वाला जो डॉट आप देख रहे हैं ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये रेड वाला जो डॉट है, आप जहाँ जहाँ रेड वाला डॉट देख रहे हैं, ये सारे हैं आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगर आप इन राज्यों को जानते होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा वेस्ट बंगाल में, उसके बाद आप देख सकते हैं ये असम के क्षेत्रों में, उसके बाद देख सकते हैं ये त्रिपुरा में, उसके बाद देखिए मिजोरम में, ये मेघालय में। ठीक है। इन सारे क्षेत्रों में आप देखिए क्या है, इन सारे क्षेत्रों में आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद देखिए अंडमान निकोबार में तो 95% सदाबहार वन है, सबसे अधिक जो है सो अंडमान निकोबार में ही सदाबहार वन है, जो 95% भूमि पर सदाबहार ही वन पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए लक्षद्वीप, यहाँ पर भी सदाबहार वन, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये हो गया आपका सदाबहार वन, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। उसके बाद चलाइए सबसे अधिक देखिए यह पर्णपाती वन, पर्णपाती वन या इसी को बोलते हैं पतझड़ वन। क्या बोलते हैं इसको? पतझड़ वन। देखिए भारत में या बिहार में भी पूछे तो भारत और बिहार में दोनों में सबसे अधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो पर्णपाती वन या पतझड़ वन। पतझड़ वन उसको बोलेंगे कि वैसा वन जो पूरे वर्ष में एक बार अपनी पूरी पत्तियों को गिरा देती हैं और फिर उसमें नई पत्तियां आती हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग पतझड़ वन। तो पूरे भारत में सबसे अधिक जो विस्तार है किस वन का है? पतझड़ वन का है। जैसे कि आपका बिहार में है, यूपी में है, छत्तीसगढ़ में है, एमपी में है, मतलब लगभग भारत के हर क्षेत्रों में, उड़ीसा में है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में, आंध्रा में भी है। ठीक है। तो लगभग भारत के अधिकांश क्षेत्रों में जो पाया जाता है वो पर्णपाती वन, पतझड़ वन पाया जाता है। कोई डाउट इसमें नहीं ना साहब। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है मरुस्थलीय वनस्पति, इसे को बोलते हैं कटीले झाड़िये वाली वनस्पति, कटीले झाड़ियाँ। ठीक है। तो ये मरुस्थलीय वनस्पति कहाँ पर, अच्छा ये देख लीजिए, पर्णपाती जो वन होते हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होंगी वहाँ पर पर्णपाती वन पाए जाएंगे। पर्णपाती वन को ना हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, याद रखिएगा। एक होता है शुष्क पर्णपाती और एक होता है आपका आर्द्र पर्णपाती। शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती। तो बताइए शुष्क पर्णपाती किसको बोलेंगे? जहाँ पर वर्षा जो है ना 100 सीएम से क्या हो 70 सीएम तक, उसको बोलेंगे शुष्क। और यहाँ जहाँ पर 100 से 200 हो उसको बोलेंगे आर्द्र पर्णपाती। ठीक है साहब। तो इस तरह से, लेकिन ओवरऑल याद रखिएगा कि पर्णपाती वन जो होता है भारत में सबसे अधिक पाई जाती हैं। चलिए मरुस्थलीय वन देखिए, ये 70 सीएम से अगर कम बारिश हो, 70 सीएम वार्षिक से अगर कम बारिश हो तो वैसे क्षेत्रों में जो वनस्पति पाए जाएंगे मरुस्थलीय वनस्पति पाए जाएंगे। ठीक है साहब। जैसे कि आप देख लीजिए गुजरात में, आप डायग्राम से पता चल जाता होगा, गुजरात में, राजस्थान में, इसके साथ साथ पंजाब में, ठीक है, कुछ उत्तरी यूपी में भी, कुछ हरियाणा के क्षेत्रों में भी, याद रखिएगा। लेकिन मेनली 3 राज्यों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और थोड़ा सा देखिए ये आंध्र प्रदेश, ये देख रहे हैं ना, ये आंध्र प्रदेश का कर्नूल जगह है, कर्नूल, जहाँ पर मरुस्थलीय जो है सो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब चलाइए मैग्रोव वनस्पति। ठीक है ना। तो आप देखिए क्या बताया आपको कि जो दलदलिया क्षेत्र होगा, क्या कहते हैं, नदियों का मुहाने वाले क्षेत्र होगा, वहाँ पर पाया जाएगा। आप देखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल देख रहे हैं ना, तो ये जो आप डॉट देख रहे हैं इस प्रकार से, ये सारे नदियों के मुहाना पर बने हुए
उगे हुए क्या है, मैंग्रोव वनस्पति हैं। तो आपको याद रखना है, देखिए आप कहाँ है, ये वेस्ट बंगाल, ये आपका क्या कहते हैं उड़ीसा के क्षेत्रों में, ये आपके आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में। तो याद रखना आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति पाए जाएंगे, खास करके डेल्टाई क्षेत्रों में। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना साहब? चलिए चलिए नेक्स्ट सवाल। ये बातें पढ़ाए हुए हम लोग कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग मतलब राजस्थान वगैरह के क्षेत्रों में, उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। चलिए देख लेते हैं, बताए हुए हैं सब। ये बातें हम उस समय समझाए भी थे उस समय, और शायद डायग्राम में समझाए थे कि किस प्रकार से निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, ये सब बातें समझाए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन जो वर्षा होती है वो किसके कारण होता है, पश्चिमी विक्षोभ। लेकिन यही पूछेगा कि तमिलनाडु के क्षेत्रों में जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के होता है तो वो उत्तरी पूर्वी मानसून, जो जिसको बोलते हैं लौटती हुई मानसून। चलिए, पश्चिमी विक्षोभ से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के क्षेत्रों में क्या होती है, वर्षा होती है, जो एक प्रकार के चक्रवातीय वर्षा है, जो एक प्रकार का क्या है, चक्रवातीय वर्षा है। पश्चिमी विक्षोभ की जो उत्पत्ति होती है कहाँ होती है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में होती हैं। याद रखिएगा, भूमध्य सागर, और समय बताए भी थे भूमध्य सागर के बारे में भी, हर चीज़ के बारे में बताए। क्या बोले, जब भी कोई भी विक्षोभ हो, चाहे चक्रवात हो या फिर हवा हो या कोई विक्षोभ हो, सारे जो होगा वो वायुदाब के कारण होगा। जब भी निम्न वायुदाब उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनेगा तो बनेगा। ये बातें समझाए हुए भी है कि किस तरह से भूमध्य सागर के क्षेत्रों में निम्न वायुदाब या उच्च वायुदाब बनता है, और किस तरह से विषुवतीय क्षेत्रों में, किस प्रकार से कर्क रेखा के क्षेत्रों में बनता है। ये सारे चीज़ें हम लोग डिस्क्राइब किए हुए थे, और किस महीने में कब बनता है इसको भी डिस्क्राइब किए हुए थे। चलिए, क्योंकि ये पूरे मानसून जो चैप्टर है ना 2 क्लास का है कम से कम, ठीक है। तो क्या बोले, नहीं समझ में तो आएगा है, समझ में एकदम आएगा, समझ में ऐसा उतर जाएगा कि फिर निकलेगा नहीं। लेकिन एक टाइम थोड़ा सा, हाँ क्या बोले, वो जब जो होता है ना, जो बताए थे आपको कि लास्ट में इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है वो बताएंगे, तो उसमें हम लोग मानसून बता देंगे, क्योंकि एक सवाल आप देख रहे हैं कि हमेशा आपको देखने के लिए मिल रहा है। चलिए, पश्चिमी विक्षोभ को पश्चिमी जेट हवा पूरब की ओर बहा करके ले जाती है। पश्चिमी विक्षोभ में क्या होता है, पश्चिमी जेट हवा पूरब की ओर, पश्चिम से किधर चलेगा, हवा पूरब की ओर चलेगा, तब तो भूमध्य सागर से पूरब की तरफ आएगा तो भारत के राजस्थान पंजाब के क्षेत्रों में आएगा। यह रास्ते में वर्षा करते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारत के पंजाब प्रांत में पहुंचती है। और इसके अलावा और भी क्या कहते हैं, किसी भी राज्य में, जैसे कि केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ पर जो वर्षा होती है तो उस वर्षा को किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल में किस नाम से, पूर्वोत्तर भारत में किस नाम से। ये सारी चीज़ें आपको बिहार एसआई का 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें डिस्क्राइब कर दिया गया है, ठीक है। तो उसमें जा कर के आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है साहब। वहाँ पर बाकी जो भी है, क्योंकि वहाँ से पूछा जाता है नार्वेस्टर कहाँ का है, काल वैसाखी कहाँ का है, तो ये सारी बातें आप यहाँ जा कर के पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये पढ़ा चुके हैं। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है, बताइए। हाँ, पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है, बताइए। कितना कंफ्यूज आदमी है सब, देखिए आप, देखिए ऑप्शन केवल एक नया दे दिया तो सब कंफ्यूज है।
आपको पता है कि जो पृथ्वी जब अपने अक्ष पे ही घूमती है तो उसके कारण से क्या होता है, दिन रात होता है। लेकिन पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर लगाती है, जिसको कौन सी गति बोलते हैं हम लोग, परिभ्रमण गति बोलते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। लेकिन क्या बोल रहा है, पृथ्वी के घूर्णन, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको बोलते हैं घूर्णन गति। क्या बोलते हैं उसको, घूर्णन गति। और पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो इसको बोलते हैं घूर्णन गति। और सूर्य के चारों ओर जो घूमती है उसको बोलते हैं हम लोग परिभ्रमण गति। क्या बोलते हैं, परिभ्रमण गति। तो परिभ्रमण, परिक्रमण, देखिए घूर्णन, परिभ्रमण, परिभ्रमण, ये दोनों एक होता। परिक्रमण, परिक्रमण जो सूर्य के चारों ओर। और देखिए दिन रात कैसे होता, मान लीजिए कि ये पृथ्वी का अक्ष है, ठीक है, ये पृथ्वी का क्या है, अक्ष है। और इसमें मान लीजिए कि सूर्य यहाँ पर अवस्थित है, सूर्य यहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। अब देखिए कि अगर पृथ्वी मान लीजिए कि ये है, एक मिनट, पृथ्वी मान लीजिए ये है, ठीक है, तो इस प्रकार से इसका अक्ष है, अंडाकार अक्ष है। अब देखिएगा साहब कि अगर ये अपने अक्ष पे ही घूम रही है, इस प्रकार से घूम रही है, तो ये क्या होगा, अगर इस तरह से घूम रही है तो सूर्य के तरफ जो पार्ट आएगा वहाँ क्या होगा, दिन होगा। और इस तरफ जो आएगा अपोजिट, वो क्या होगा, रात होगा। तो ये किसके कारण हो रहा, क्योंकि वो अपने अक्ष पे घूम रही है, अपने अक्ष पे घूम रही है, इसके कारण। क्योंकि इस तरह से घूमेगी, जो पार्ट सूर्य के तरफ होगा तो वो दिन होगा, जो पार्ट सूर्य के पीछे होगा तो अपोजिट होगा, तो वहाँ पे रात होगा। तो ये किसके कारण हो रहा है, चाहे तो घूर्णन गति इसको बोलेंगे, चाहे परिभ्रमण गति। लेकिन यही पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन कैसे होता है समझिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वी है, तो आपको लग रहा है ना कि पृथ्वी की दूरी सूर्य की दूरी से क्या हो गई, अधिक हो गई। और जो ही अधिक हो जाएगा तो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश तो अपेक्षाकृत क्या होगा, कम आएगा। और जब भी कम आएगा तो कम आने के कारण पृथ्वी पर क्या होगी, सूर्य का प्रकाश जो ही कम आएगा तो ठंडा होगा ना। और यही जब पृथ्वी घूम करके अगर इस यहाँ पे आ जाएगी तो क्या होगा, सूर्य से नज़दीक आ जाएगी पृथ्वी, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर अधिक आएगा, जिसके कारण क्या होगा, गर्मी होगा, समझ रहे। और गर्मी के कारण जो ही यहाँ पर गर्मी होगा तो स्वाभाविक बात है कि जो धरा पे पृथ्वी पर पाई जाने वाली समुद्र है, तालाब है, नदियाँ हैं, इसका जल जो होगा गर्मी के वजह से वाष्प बन के ऊपर जाएगा। और वाष्प बन के जब ऊपर जाएगा और पृथ्वी जब घूम करके अगर यहाँ पे आ जाती होंगी तो आपको लगता है कि कमोबेश यहाँ से गर्मी यहाँ क्या हो जाता होगा, कम हो जाता होगा, जिसके कारण फिर से जो वाष्प बन के पानी गया वो ठंडा हो जाता है और फिर क्या होता है, बारिश होता है। इसी लेकर के आप देखते होंगे कि गर्मी के जस्ट बाद क्या आता है, बारिश आता है। कभी देखिए कि गर्मी के जस्ट बाद ठंडी आते हुए, गर्मी के बाद बारिश, क्योंकि गर्मी में पानी ऊपर गया, जो भी पानी था वाष्प बन करके, और फिर थोड़ा सा ठंडा हुआ तो फिर क्या होने लगा, वर्षा वगैरह ये होने लगा। और बीच में भी गर्मी के दिनों में भी होती है, जो जल जो है सो ऊपर जाने के बाद ठंडा हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, वो भारी होकर के बारिश करवा देती है। तो इस प्रकार से परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन। और दिन रात जो होता है घूर्णन गति के कारण होता है। तो कौन सा बातें नहीं होगा घूर्णन के कारण, ऋतु परिवर्तन नहीं होगा। क्या बोले, क्या बोले। अब देखिए अपेक्षाकृत अगर अधिक ठंडा हो जाए, पानी अगर अपेक्षाकृत अधिक ठंडा हो जाए तो स्वाभाविक बात है, देखिए जितना गर्म पानी होगा वो पानी का स्वभाव होता है कि उतना जल्दी फिर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा वातावरण में। अगर उस जगह जैसे ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर क्या होता है और घटता है, याद रखिए। तो जिसके कारण क्या होता है कि ठंडा होने के बाद वो अगर अपेक्षाकृत अधिक ठंडा होगा तो फिर वो बर्फ़ का रूप लेगा। कभी कभी आप देखते होंगे बारिश होता है तो मछलियाँ भी गिरती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो नदी का पानी वाष्प बनता है तो छोटी छोटी मछलियों का जो क्या कहते हैं भ्रूण होता है, वो भी क्या हो जाता है कि पानी के द्वारा, वाष्प के द्वारा वो ऊपर चला जाता है फिर बाद में जा कर के। चलिए क्या बोले, कभी कभी इस तरह का चीज़ हो सकता, देखने के लिए मिलता, ये नहीं हमेशा नहीं मिलेगा। और ख़ास करके नदियों के क्षेत्रों किनारा होता है ना, उन क्षेत्रों में इस प्रकार की चीज़ें हो जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, कृषि का काटो और जलाओ, और डिस्क्रिप्शन नहीं हुआ, चलिए देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन को।
चलिए इसका आंसर हो जाएगा कि ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? परिक्रमण कहा जाता है। और इसी गुण के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवन का दाब प्रवणता, मतलब पवन का एक जगह से दूसरे जगह तक जाना, दाब का बढ़ना घटना प्रवणता के दौरान निर्देशित दिशा में नहीं बल्कि अपने मूल दिशा में क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। जिस दिशा में घूर्णन के कारण क्या होगा? पवन का जो दाब प्रबलता है उस दिशा में नहीं होकर बल्कि मूल दिशा में क्या हो जाता है? ये विक्षेपित हो जाता है। ये जब मानसून पढ़ेंगे तब कोरिलियस बल वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा ये लाइन है। चलिए, पवन का मूल दिशा से विक्षेपित होना क्या कहलाता है? कोरियोलियस बल का प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरियोलियस बल का प्रभाव कहलाता है। और ये किसके कारण होता है? तो कोरियोलियस बल के कारण ही होता है। तो इसको पढ़ना पड़ेगा, हम लोग मानसून चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्स में समझा पाएंगे। चलिए साहब, चलिए 7 बज गए, रहने दीजिए आज भर इतना ही।